हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 से रिलेटेड पहला चैप्टर रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है स्टाइकियोमेट्री। क्या नाम है? स्टाइकियोमेट्री। तो चलो स्टाइकियोमेट्री जानने से पहले एक बात जान लेते हैं। वो बात क्या है कि देखो ये क्या लिखा हुआ है। देखो ये है KClO3। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, ये टूट जाता है KCl में और साथ में निकलती है O2। तो ये क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण। ठीक। अब इस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। अब संतुलित जानते हो क्यों करते हैं? किसी समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का मोलर द्रव्यमान होता है वही उत्पादों का भी मोलर द्रव्यमान होता है। अर्थात अभिकारकों का मोलर द्रव्यमान सदैव बराबर होता है किसके? उत्पादों के मोलर द्रव्यमान के। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम जो रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं उस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान सदैव उत्पादों के मोलर द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस समीकरण को देखें तो इस समीकरण में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के मोलर द्रव्यमान के बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलो इस समीकरण को करते हैं संतुलित। तो संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 2। तो यहाँ पे कर दो गुणा 3 का, 3 दूनी 6 और 2 तियां 6। आई बात समझ में? पोटेशियम क्लोराइड देखो 2, यहाँ पे कर देते हैं 2 का। अब ये समीकरण कैसी है? ये समीकरण है संतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण में अभिकारकों का मोलर द्रव्यमान सदैव बराबर होता है उत्पादों के मोलर द्रव्यमान के। आई बात समझ में? तो चलो अब जरा समझते हैं, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभिकारक हैं और ये जो उत्पाद हैं ये क्या है? इधर होता है अभिकारक जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये है उत्पाद जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आई बात समझ में? अब देखो संबंध। अब देखो ये पदार्थ है और यहाँ पे इतने ये पदार्थ बन रहे हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि अगर यहाँ पे 32 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाए तो कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होगी? तो बताओ क्या करोगे? मतलब एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि 32 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करने पर कितनी ऑक्सीजन मुक्त होगी? तो बताओ कैसे निकालोगे इसको? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे। तो हमने पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इसको हमने किया गरम करने पर KCl प्राप्त हुआ और O2 गैस निकली। आई बात समझ में? अब इस समीकरण को तो पहले हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो चलो संतुलित कर लेते हैं। तो देखो ऊपर हमने किया था, ये 2 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं। आई बात समझ में? अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 32 ग्राम KClO3 को गर्म करेंगे तो कितना ऑक्सीजन प्राप्त होगा, कितनी ऑक्सीजन मुक्त होगी? तो चलो पहले समीकरण को देख लेते हैं। इस समीकरण में देखो क्या है, ये देखो है 2। इसका लिख लेते हैं मोलर द्रव्यमान। पोटेशियम कितना होता है? 39 प्लस
क्लोरीन का 35.5 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 16। आई बात समझ में? यानी कि 2, ये आ गया 39 प्लस 35.5 प्लस 16 थे 48, 48। आई बात समझ में? और हल कर लेते हैं। 2 इंटू ये देखो 0.5 तो लिख लेते हैं, 8 5 13, 13 और 9, 13 और 9 हो गए 22, 22 की 2 हाथ से लगा 2, तो 4 और 2 4 2 6, 6 3 9, 9 और 3 9 और 3 12, यहाँ पे लिख देते हैं 12। आई बात समझ में? फिर 2 का भी गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, दशमलव 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखो 245 ग्राम KClO3 को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। तो O2 कितनी मिल रही है? 3 इंटू 3 के अंदर क्या होगा? 2 इंटू 16। आई बात समझ में? 3 16 दूनी 32 और 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 96 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है। मतलब अगर हम 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करें तो 96 ग्राम O2 प्राप्त हो रही है। तो 32 ग्राम KClO3 को गर्म करेंगे तो कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होगी? तो चलो इसको हल कर लेते हैं। अब देखो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो चलो हल कर लेते हैं। अब देखो 245 ग्राम KClO3 से मुक्त O2 बराबर कितनी है? 96 ग्राम। कितनी तो है? कितने ग्राम O2? इसलिए 1 ग्राम KClO3 से मुक्त O2 कितनी होने वाली है? 96/245। आई बात समझ में? इसलिए हमें 32 ग्राम का निकालना है, तो 32 ग्राम KClO3 से मुक्त O2 बराबर कितनी होगी? 96/245 और इंटू 32। आई बात समझ में? अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा साइड में करते हैं। 96 में गुणा कर दो, कितने का? 32 का, तो यह आ जाएगा 2 6 का 12, 2 नहीं 18, 18 1 19, तिचंग 18 और 3 27, 27 और 1 29, 2 9 6 15, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और ये 2 और 2 1 3, कितना आएगा? यानी कि 3152/245 कितना आने वाला है? तो क्या करते हैं, इसको और हल कर लेते हैं। क्या करते हैं? 245 का देते हैं भाग, किसमें? 3152 में, तो क्या आएगा? अब देखो इसमें भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, 2 4 5, ये आ गया 0, 11 में 4 गया, 11 में 4 जाएगा तो 7 बचेगा। अब इस 2 को भी उतार लो तो कितना आने वाला है? लगभग 2 बार जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, ये आ गया 2, ये आ गया 9 और 7 4 11। ओ सॉरी, ये हो गया 2 और यहाँ पे आ गया 10, 10 में 9 गया, तो बचा कितना? 1, और यहाँ पे बचा 6, 6 में 4 गया 2। अब क्या करोगे? भाग तो जाने वाला नहीं, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, और 0 बढ़ा दो तो कितनी बार जा सकता है? ये जाएगा लगभग 9 बार, लगभग 9 बार जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर आने वाला है 12.9 ग्राम। यहीं पे लिख देते हैं बराबर 12.9 ग्राम। तो आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर हम इस अभिक्रिया में क्या करें, 32 ग्राम KClO3 का को गर्म करें तो कितनी ऑक्सीजन निकलने वाली है? तो ऑक्सीजन निकलने वाली है 12.9 ग्राम। हमें उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। अब इस सवाल को हमने क्यों समझाया,
सोचने वाली बात है। इस सवाल को हमने इसलिए समझाया क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में ये देखो अभिकारक है और ये देखो उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्राओं में हमने क्या देखा, एक संबंध देखा। अगर हमें इसकी मात्रा पता हो तो हम इसकी मात्राएं निकाल लेते हैं, या हमको इनकी मात्राएं पता हो तो हम इनकी भी मात्रा निकाल सकते हैं ना। तो ये जो संबंध है इसकी हमने क्या किया, ये देखो क्रिया विधि देखी, ये सब पूरा सवाल है तो क्या है, ये सवाल ही तो उसकी क्रिया विधि है। इस क्रिया विधि को समझने, इस क्रिया विधि को का जो हमने अध्ययन किया है इसी को तो स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध की क्रिया विधि का जो अध्ययन होता है उसी को तो हम स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। कितनी सरल बात। तो देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ये बता दो कि स्टाइकियोमेट्री क्या है, तो तुम बड़े प्रेम से बता सकते हो कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं में जो संबंध होता है उस संबंध की क्रिया विधि का अध्ययन ही कहलाता है स्टाइकियोमेट्री। तो आई बात समझ में। और एक चीज और, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि भैया ये बताओ कि स्टाइकियोमेट्री गुणांक क्या होता है, यानी कि स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ये क्या होता है। तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हमें दोनों तरफ जो गुणांक लिखे होते हैं ये गुणांक, इन्हीं गुणांकों को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। तो आई बात समझ में। तो हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक स्टाइकियोमेट्री अब सबके समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ एक बात, इस अभिक्रिया को, इस चैनल को केमिस्ट्री बाय दर्पण सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं एक से एक बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियो सभी लोगों को मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? केमिस्ट्री बाय दर्पण सर चैनल में। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।